दहेज में 100 गज की कोठी। बड़ी ही अमीर घराने की लड़की है वो। आपको पता है, वो तो अपनी बेटी के दहेज में 100 गज की कोठी तक देने की बात कर रहे हैं। क्या 100 गज? फिर तो मेरे बेटे की किस्मत ही चमक जाएगी जो 100 गज की कोठी उसे दहेज में मिलेगी। पंडित जी, आप तो बिना देर किए बात आगे बढ़ाओ। जो भी हो, मुझे ये लड़की ही अपने घर की बहू बनानी है। हम तो अपने प्रभास के लिए 100 गज कोठी वाली लड़की ही लाएंगे। तभी उसकी बेटी सौम्या वहाँ आती है। माँ, तुम्हें क्या लगता है कि हम 1 BHK वाले फ्लैट में रहने वाले लोगों के यहाँ कोई 100 गज कोठी वाली लड़की आएगी और मेरे उस निकम्मे भाई से शादी करेगी? चुप कर। कहाँ का निकम्मा? जानता नहीं है बैंक में काम करता है अपना प्रभु। हाँ, लेकिन बैंक मैनेजर तो नहीं है ना? हाँ तो है, तो सरकारी नौकरी वाला, भले तनख्वाह थोड़ी कम हो तो हम क्या करें। तेरी माँ का कोई भरोसा नहीं बिटिया। तेरी माँ दहेज के लालच में अपने एक ही बेटे की 5 बार शादी करवा दे। चुप करो जी। अब पंडित जी आप बात आगे बढ़ाइए। पंडित जी बात आगे बढ़ाते हैं और कुछ दिन बाद लड़की के माता पिता और खुद लड़की यानी कि शीना उनके घर आती है, वो भी शॉर्ट ड्रेस पहनकर। वो क्या है ना बहन जी, हमारी बेटी भी जिद कर रही थी अपना ससुराल देखने की, इसीलिए मैं उसे अपने साथ ले आया। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? उसका होने वाला ससुराल है, आ गई तो क्या फर्क पड़ता है। आज बेटी बता क्या लेगी? मुझे कॉफी चाहिए, वो भी बिना शुगर के। हाँ, जैसे किसी रेस्टोरेंट में आई है ना। चुप कर। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी। कॉफी पीने के बाद वो सारे घर में यहाँ से वहाँ घूमती है। घर तो ठीक ही है लेकिन छोटा है। अरे पापा, आपने मेरी शर्त इन लोगों को बता दी ना? कैसी शर्त बेटी? तू रसोई घर में तो घुसेगी ना? हाँ माँ जी, लेकिन YouTube से रेसिपी देखकर बनाऊंगी क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता। अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसी मर्जी बना। प्रभु तो उसे देखकर बस मुस्कुराया जा रहा था। शीना को भी प्रभु पसंद आ गया और कुछ समय बाद उनकी शादी हो गई। शीना शादी कर अपने पापा की दी हुई 100 गज की कोठी में अपने ससुराल वालों के साथ आकर रहने लगी। शादी के बाद, बहू तुम लोगों के घर से तो बता कितनी हल्की साड़ी आई है और कितनी सिंथेटिक है। वो क्या है ना, मेरी सहेलियां पूछती हैं तो मुंह तो छुपा नहीं सकते, बेइज्जती होती है ना। बेइज्जती? अरे माँ जी, जो आपकी किटी वाली है ना, उनमें से एक के बेटे को पंखा तक भी मिलाओ तो नाम बदल देना। आपको तो कोठी मिल गई है। ये सुनकर उसकी सास उसे घूर कर देखने लगती है। बहू बनी हूँ, बकरी नहीं हूँ जो ऐसे देख रही हो मुझे। अरे इनको अभी क्या पता ये इतना कर रही हैं। अभी तो पहला दिन है माँ जी आपका। कुछ देर बाद शीना अपने लिए मैगी बनाकर कमरे में बैठकर खाने लगती है। बहू ये क्या, तू सास ससुर को खाना देने से पहले खुद ही खा रही है? हाँ तो क्या हो गया माँ जी, भूख लगी थी तो खा ली, और वैसे भी पहले सोचा खुद ही टेस्ट करके देख लूं। हमारे जमाने में तो जब तक बहू पूरे ससुराल वालों को ना खिला ले तब तक खुद कुछ खाती ही नहीं थी। तब की बहुएं दहेज में 100 गज की कोठी नहीं लाती थी ना माँ जी, और वैसे भी 21वीं सदी है। आप रुको, मुझे खुद खाने दो, फिर आपके लिए लेकर आती हूँ। लगता है ये 100 गज की कोठी काफी महंगी पड़ेगी, उम्र भर खुद ही चूल्हा जलाना पड़ेगा। कुछ दिन बाद गायत्री की सहेलियां उसकी नई कोठी देखने आती हैं। तेरी कोठी तो महल है, महल। हाँ सच कहा, हमारी तो किस्मत खुल गई। अब अपनी बहू को तो बुला दे, उसे तो देख ले। हाँ हाँ भी बुलाती हूँ। सास बहू को बुलाने अंदर जाती है। बहू चल, मेरी कुछ सहेलियां तुझसे मिलने आई हैं। हाँ तो मैं क्या करूँ माँ जी, अभी मेरे आराम करने का वक्त है, और मैं कोई म्यूजियम में लगा शोपीस तो हूँ नहीं कि जब उनका मन हो वो मुंह उठाकर चली आई। उनको बोलो फिर कभी आना, अभी मुझे रेस्ट करना है। ये सुनकर सास बाहर आ जाती है और अपनी सहेलियों को बाद में आने के लिए कहती है, लेकिन उसे ये सब सुनकर बड़ा बुरा लग रहा था। शाम को वो इस बारे में अपने बेटे प्रभु से बात करती है। प्रभु के समझाने पर भी उसकी बातों का शीना पर कोई असर नहीं होता। फिर कुछ दिन बाद, अरे ये हॉल में ये पर्चा किसने चिपकाया है और ये इस पर क्या लिखा है? दहेज में मिली कोठी के कुछ नियम। माँ देखो ये सब क्या है? क्या है प्रिया? हैं? ये किसने लिखा इसमें? मैंने चिपकाया है, और इसमें इस कोठी में रहने वालों के लिए नियम भी लिख दिए हैं। हैं? नियम? हाँ, इसमें साफ लिखा है कि मेरे साथ कैसे व्यवहार करना है और मैं इस घर में कैसे रहूंगी, समझे? जैसे कि रविवार को कोई काम नहीं, हर दिन नेटफ्लिक्स डे रहेगा और हर सदस्य को अपना टॉवल खुद उठाना अनिवार्य। सास बहू बहस केवल 10 मिनट तक, उसके बाद चाय ब्रेक जरूरी। गप्पे अलाउड मगर ताने टैक्सेबल है, वगैरह वगैरह। लो और लो कोठी के मजे। देख लो कैसे किराएदार वाली हालत हो गई है हमारी माँ। अब क्या कर सकते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगे। शीना तो घर के कामों को ज्यादा हाथ नहीं लगाती। घर में पड़ी गंदगी देखकर सास अपनी बहू से, क्या गंदगी फैला रखी है,
कम से कम अपने बाप की दी हुई इस कोठी को साफ करना तो सीखो। ओह, तो मैं कौन सा यहाँ अकेले रहती हूँ और ये सब क्या मैं करती हूँ? आइए चलिए मैं दिखाती हूँ गंदगी किसे कहते हैं। वो देखो, वो बक्सा 100 साल पुराना, अभी तो ना जाने और कितना साल चलेगा। ये सब होती है गंदगी माजी, जिससे घर बेकार लगता है। आपको क्या, इसमें आपके पैसे थोड़ी ना लगे जो आपको बुरा लगेगा। बहू की बात सुनकर सास चुप हो जाती है। ऐसे कुछ दिन और बीतते हैं। एक रोज उनके यहाँ उनकी बुआ सास आती हैं। जीती रे बहू, जा जल्दी से कुछ नाश्ते में खाने को बना दे, बड़ी भूख लगी है। जी बुआ जी। शीना किचन में चली जाती है और कुछ देर बाद वो पास्ता लेकर आती है। अरे बहू, अभी थक कर आई हूँ, भूख भी लगी थी। भला नाश्ते में ये सब कौन बनाता है? एक हमारी बहू है जो आज भी सवेरे 5 बजे उठकर पराठे बेलती हैं। आपकी बहुएं बेलती हैं, मैं गूगल करती हूँ, पर दोनों का स्वाद टेस्ट में बराबर आता है, पराठों का भी और पास्ता का भी। क्यों? बुआ सास चुप हो जाती है। बहू ये बता, कितना दहेज आया था तुम्हारे साथ? बस 100 गज की कोठी, 2 बैग किताबें और ढेर सारी आजादी। तुम नौकरी तो करती नहीं हो, फिर क्यों इतना पढ़ती हो? और जब पढ़ती हो तो फिर घर का काम कौन करता है? मैंने MBA से सीखा है कि काम एक टीम वर्क है, फिर वो घर का हो या कहीं और का। मैं मैनेजर हूँ, ननद असिस्टेंट मैनेजर और माँ CEO है, और प्रभु जी टी बॉय। राम राम, आजकल की बहुएं, भाभी लगता है अब तो बहू के रंग में रंग गई हो तुम। अरे नहीं नहीं, वैसे तो मेरी बहू बहुत अच्छी है, वो बस अभी थोड़ी नई नई है इसलिए, लेकिन धीरे धीरे सब सीख जाएगी। वैसे मेरे पाँव दबाती है, खाना बनाती है, सब काम यही करती है। उनकी ये सब बातें शीना सुन रही थी और उसे अपनी सास की बात सुनकर महसूस हुआ कि वो कैसे रिश्तेदारों के सामने उसकी इज्जत बढ़ा रही हैं, जबकि उसने उस दिन उनकी सहेलियों के साथ कितना गलत किया। अब वो बुआ सास की अच्छे से खातिरदारी करती है, साथ ही अपनी सास की सहेलियों को भी फोन कर अपने घर बुलाती है और उन सब के लिए भी गूगल से देखकर बढ़िया बढ़िया नाश्ता बनाती है। वो उन सब की भी खूब खातिरदारी करती है। ये सब देख सास बड़ी खुश होती है और जब सब अपने अपने घर चले जाते हैं तब सास बहू से, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद बहू, तूने मेरी सहेलियों के सामने मेरी इज्जत रख ली। माँ जी, आप मेरे बारे में सोच सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? मुझे थोड़ा घमंड हो गया था इस कोठी का, चाहे ससुराल की हो या दहेज की, लेकिन वो घर परिवार के प्यार से ही बनता है। उस दिन के बाद से शीना ने कोठी का घमंड छोड़ दिया। साथ ही इन सबसे गायत्री को भी समझ आ गया कि ज्यादा लालच भी ठीक नहीं। अब दोनों सास बहू एक दूसरे को समझने लगी और मिलजुल कर उस कोठी में रहकर काम करने लगी। बनारस से इलाहाबाद हाईवे जाने वाले हाईवे के बीच एक कच्ची सड़क भैरोपुर गांव जाती थी। वो गांव बहुत हरा भरा और शांति प्रिय था। उस गांव में मनोहर लाल का एक परिवार रहता था। उसके परिवार में उसका बेटा अनिरुद्ध और उसकी बीवी ममता रहते थे। मनोहर के पास 50 एकड़ की खेती थी और उनका बहुत बड़ा घर भी था, लेकिन परिवार बहुत छोटा था। एक दिन मनोहर ने अनिरुद्ध से कहा, बेटा, हमारा इतना बड़ा घर है, लेकिन इस घर में सिर्फ 3 लोग रहते हैं। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी शादी कर दूं। घर में एक बहू आ जाएगी, बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी, जिससे हमारा घर गूंज उठेगा। ये फैसला आपने बिल्कुल सही किया। अब अनिरुद्ध शादी के लायक तो हो ही गया है और इतनी बड़ी खेती भी वो संभालने लगा है, तो अब इसकी शादी कर ही देते हैं। क्यों अनिरुद्ध, तुम इस फैसले से खुश हो ना? माँ, पिताजी, मैंने आज तक आपकी कोई भी बात टाली है जो ये वाली टालूंगा। शादी का नाम सुनते ही मन में लड्डू फूट गया होगा, और बोल तो ऐसे रहा है जैसे हम पर एहसान कर रहा है। मनोहर उसी दिन से अपने बेटे के लिए दुल्हन की तलाश करने लगा और कुछ ही दिनों बाद पंडित जी लड़की की तस्वीर लेकर उनके घर पहुंच ही गए। भाई साहब, इस लड़की का नाम राधिका है। इसका परिवार बनारस में रहता है। बहुत ही सरल और संस्कारी परिवार है। आप एक बार चल के लड़की वालों से मिल लीजिए। अगले ही दिन मनोहर अपने बेटे और बीवी को लेकर राधिका के घर पहुंचा और दोनों की शादी तय हो गई। कुछ ही महीनों बाद अनिरुद्ध और राधिका की शादी हो गई। सुहागरात वाले दिन इस गांव में तो बनारस से भी ज्यादा शांति है, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा घर इतना बड़ा है, लेकिन इस घर में बहुत कम लोग हैं, जिससे मुझसे ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। राधिका, तुम चिंता मत करो, हम दोनों जम के मेहनत करेंगे, और एक दिन देखना हम 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 भी हो जाएंगे। इसी तरह दोनों की जिंदगी अच्छे से कटने लगी। फिर एक रात कुछ साधु महात्मा उनके घर पहुंच गए। बेटा, हम लोग प्रयागराज से लौट रहे हैं, यात्रा पर निकले हैं। आज रात अगर आपके घर शरण मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जैसे महात्मा हमारे घर पधारे हैं, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बहू, सभी के लिए खाने की व्यवस्था करो। जी पिताजी। राधिका ने सभी के लिए अकेले ही खाना बनाया।
सभी साधु महात्मा खाना पीना खाकर सो गए और अगली सुबह उन सभी को आशीर्वाद देकर वहाँ से लौट गए। उनके जाने के बाद राधिका ने अकेले में अपने पति से कहा, बहुत दिनों बाद इतने सारे लोगों का खाना मैंने एक साथ बनाया, इसलिए मैं बहुत थक गई हूँ। मैं आराम करने जा रही हूँ। ठीक है, तुम आराम करो, मैं तब तक खेतों में होकर आता हूँ। राधिका अपने कमरे में आराम करने लगी और अनिरुद्ध खेतों में चला गया। धीरे धीरे शाम हो गई और शाम को अनिरुद्ध के कुछ रिश्तेदार उनकी हवेली टपक पड़े। राधिका, आज तुम्हें फिर से इतने सारे लोगों का खाना एक साथ बनाने का मौका मिलेगा। मेरे मामा, मामा के लड़के, बुआ, बुआ के लड़के आए हुए हैं। उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब जब इतने सारे लोग आई गए तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा। आने से पहले बता नहीं सकते थे ये लोग? अरे यार, मेहमान बताकर थोड़ी ही आते। हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमारे घर मेहमान आते हैं। कुछ लोग तो अपनी जिंदगी अकेले में ही बिता देते हैं, उनके घर कोई नहीं आता। राधिका ने रिश्तेदारों के लिए फिर से अकेले ही खाना बनाया और वो बहुत थक गई। लेकिन अब हर दिन उनके घर कोई न कोई आता ही रहता था। एक दिन राधिका इस बात से बहुत परेशान हो गई। उसने गुस्से में अपनी सास से बोला, सासू माँ, जब देखो तब हमारे घर कोई न कोई आता ही रहता है। कभी रिश्तेदार, कभी कोई संत महात्मा, कभी गांव वाले ही खाना खाने आ जाते हैं, तो कभी अनजान लोग भी आ जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये मेरा ससुराल है या धर्मशाला। अगर खाना बनाने में तुझे तकलीफ होती है तो मुझे बता दिया कर, मैं भी तेरी मदद कर दिया करूंगी। सासू माँ, सिर्फ 2 लोग मिलकर इतने सारे लोगों का खाना कैसे बनाएंगे हर रोज? साल 6 महीने में एक बार मेहमान आए तो ठीक लगता है। रोज रोज मेहमान नवाजी अच्छी बात नहीं है। इससे अच्छा तो आप अपने घर को धर्मशाला बना लीजिए, थोड़े बहुत पैसे भी आने ही लगेंगे। बहू, मुझे लगता है तू इतने दिनों से खाना बना बना कर थक गई है, जिससे थकावट दिमाग पर चढ़ गई है। चल, मैं तेरी चंपी कर देती हूँ। वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा था। कुछ लोगों का ग्रुप रेलवे स्टेशन पर खड़ा था, लेकिन वहाँ भीड़ इतनी थी कि ट्रेन में जगह ही नहीं मिल रही थी। उस ग्रुप का लीडर गजोधर लाल बोला, यहाँ ट्रेन में तो चढ़ना लगभग नामुमकिन है। टिकट होते हुए भी हम लोग ट्रेन के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। अब हम क्या करें? पिताजी, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। ट्रेन में जगह मिलना तो मुश्किल ही है। सड़कों पर भी बहुत भीड़ है। हम सबको पैदल ही प्रस्थान करना पड़ेगा। सभी यात्रियों ने पैदल ही जाने का फैसला किया। सभी पैदल ही चल दिए। चलते चलते वो लोग हाईवे पर पहुंच गए। तभी उन्हें वही कच्ची सड़क दिखाई दी। उनमें से एक आदमी बिहारी ने बोला, गजोदर चाचा, हमका लगता है ये जो कच्ची सड़क है ये शॉर्टकट रास्ता है। हमें इसी रास्ते चलना चाहिए। हो सकता है रास्ते में कोई गांव पड़े तो वहाँ हमें कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी हो जाएगी। बिहारी लाल बिल्कुल सही कह रहा है। चलो, हम सब इस कच्ची सड़क से ही चलते हैं भैया। सैकड़ों गांव वाले उसी कच्ची सड़क पर चलने लगे और चलते चलते मनोहर के गांव पहुंच गए। गांव पहुंचने के बाद उन्हें मनोहर की हवेली दिखाई दी। गांव वालों, हमारे बच्चे भूख प्यास की वजह से बेहोश हो रहे हैं। मुझे लगता है ये हवेली गांव के सबसे अमीर इंसान की है। ये हमारी मदद जरूर करेंगे। सही कह रहे हो चाचा। अगर हमें पानी नहीं मिला तो हम आगे का रास्ता तय नहीं कर पाएंगे और रात भी काफी हो चुकी है। मैं दरवाजा खटखटाता हूँ। बिहारी लाल ने दरवाजा खटखटाया तो मनोहर बाहर निकला। मनोहर सैकड़ों लोगों को देखकर हैरान हो गया। तभी वहाँ पर उसकी पत्नी ममता, उसका बेटा अनिरुद्ध और अनिरुद्ध की पत्नी राधिका भी आ गए। अरे बाप रे, इतने सारे लोग एक साथ! मैंने तो कल ऐसे ही अपनी ससुराल को धर्मशाला बोल दिया था। देखिए, ये कोई धर्मशाला नहीं है, हमारा घर है। बहू, तुम शांत रहो, मैं बात करता हूँ इन लोगों से। आप लोग कौन हैं? हमने इस गांव में आप लोगों को पहले तो कभी देखा नहीं। कहाँ से आए हैं आप लोग? भाई साहब, हम सब लोग कुंभ मेला में स्नान करने के लिए गए थे। हमारे साथ और भी लोग थे, लेकिन भगदड़ इतनी तेज मची कि वो लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। हम सब की टिकट होने के बावजूद हमें ट्रेन में जगह नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ थी। वहाँ बहुत अफरा तफरी मच गई थी। अगर हम जबरदस्ती ट्रेन में बैठते तो कुछ लोग और अपनी जान से हाथ धो बैठते। इसीलिए हमने पैदल ही चलने का फैसला किया और चलते चलते हम आपके गाँव पहुँच गए। ये तो बहुत बुरा हुआ आप लोगों के साथ। अभी आप लोग सुरक्षित तो है ना? हाँ, जब तक बस ऊपर वाला चाहेगा हम लोग तभी तक सुरक्षित हैं, क्योंकि अब हमारे अंदर हिम्मत नहीं बची कि हम पैदल एक कदम भी चल सके। 24 घंटे से हमने कुछ नहीं खाया। चिंता मत कीजिए, आप लोग हमारी हवेली में ठहर सकते हैं। यहाँ आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। बहू, इन सबको पानी पिलाओ और खाने पीने का भी इंतजाम करो। सासू माँ, सैकड़ों लोगों का खाना मैं अकेले कैसे बना पाऊंगी? हमारा घर तो सच में धर्मशाला ही बन गया। इससे पहले कि उसकी सास कुछ बोल पाती, उसे भीड़ में मौजूद सभी औरतों ने कहा, आज के जमाने में आप जैसे लोग मिलते ही कहाँ हैं? आप लोग इंसान नहीं बल्कि भगवान हैं। इस हवेली में जितने मर्द हैं वो देवता हैं और जितनी स्त्रियां हैं वो साक्षात देवी स्वरूप हैं। आप लोग फिक्र मत कीजिए, हम सभी औरतें खाना बनाने में आपकी मदद करेंगे। आपको लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं एक साथ मिलेंगी।
उनकी बातों का असर राधिका पर बहुत गहरा हुआ। राधिका ने उन औरतों से कहा, हम लोग कोई भगवान नहीं है, हम लोग भी इंसान हैं। आजकल लोगों के अंदर बुराइयां इतनी बढ़ गई है ना कि कोई भी इंसान हल्की सी भी अच्छाई कर देता है तो वो लोगों की नजर में भगवान बन जाता है। चलिए आप सब लोग मेरे साथ चलिए, हम सब लोग मिलकर खाना बनाएंगे, आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी यहाँ। अपनी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मनोहर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। राधिका ने उन सभी औरतों के साथ मिलकर खाना बनाया। मनोहर और अनिरुद्ध ने उनके बैठने और लेटने की व्यवस्था की। थोड़ी देर बाद राधिका ने अनिरुद्ध को रसोई में बुलाया। अनिरुद्ध जी, खाना बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है राधिका, माताओं और बहनों आप लोग भी बाहर आ जाइए, थक गई होंगी। उसके बाद मनोहर के पूरे परिवार ने मिलकर उन सभी को बड़े ही प्रेम से खाना खिलाया। सबकी थकावट भी दूर हो गई। आप सभी लोग थक गए होंगे और खाना खाने के बाद नींद भी आ रही होगी। अब रात में तो आप लोग सफर करेंगे नहीं, इसलिए आप सब लोग यहीं पर सो जाइए। हम सब भी आपके साथ यहीं सोएंगे, फिक्र मत करिए। और कुछ ही घंटों बाद सब वहीं आंगन में ही एक साथ सो गए। राधिका और अनिरुद्ध अभी तक जाग रहे थे। अनिरुद्ध जी, आज तो सच में हमारा घर धर्मशाला जैसा ही लग रहा है, लेकिन आज मुझे जरा भी थकावट नहीं हुई। मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार मुझसे अनजाने में कोई अच्छा काम हुआ है। चलो कम से कम तुम्हें समझ तो आया। राधिका, इस संसार में लोगों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है।